Good morning, my dear students. Today we are going to read unit number 5 in your honeycomb book. Before you read, can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. You must have seen many artists. बहुत सारे आर्टिस्ट आपने देखे होंगे like the painting artist and the person who make the statues. So in this way so many artists you must have seen. But the author is asking कि क्या हम किसी शू मेकर को एक आर्टिस्ट बुला सकते हैं? यस, हम बिल्कुल बुला सकते हैं। क्यों? अगर उसके अंदर अपनी जो उसका शू मेकिंग जो काम है उसको लेके उतनी ही अच्छी स्किल्स, मतलब बहुत ही अच्छी उसके अंदर, मतलब बनाने की जो बहुत ही अच्छी स्किल, मतलब आप समझते होंगे, मतलब आपके अंदर जो क्या कला जो होती है किसी चीज़ को बहुत अच्छे से बनाने की, वो है। और अगर उसके अंदर क्या है, प्राइड है। प्राइड मतलब होता है अपने काम के प्रति सम्मान, है ना। प्राइड मतलब आत्मसम्मान कि ये ऐसा नहीं कि अगर मैं शूज़ बना रहा हूँ तो मैं अपने आप को छोटा समझूँ या किसी से कम समझूँ। उतने ही सम्मान के साथ अगर वो अपना काम करता है और अगर उसके अंदर अपने काम के प्रति उतनी ही रिस्पेक्ट भी है। मिस्टर गेस्लर एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो जर्मन में रहते हैं और लंदन में, जो जर्मन के रहने वाले हैं लेकिन लंदन में सेटल हो चुके हैं। एक परफेक्ट आर्टिस्ट हैं। ये स्टोरी हम पढ़ के जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो थी वो डिवोट कर दी शू मेकिंग के लिए। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब आप सब लोग समझते होंगे, गुणवत्ता। मतलब कोई भी चीज़ जब आप खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी, कि वो उसकी गुणवत्ता कैसी है, मतलब कि उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in small by street in a fashionable part of London. The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers, and in the window a few pairs of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made, seemed to me then, and still seems to me, mysterious and wonderful. ऑथर इज सेइंग कि ऑथर जो है उनको उनके यूथ के दिनों में अपने यूथ के दिनों से जानता है। मतलब जब ऑथर यंग था बिल्कुल, तब से वो जानता है। क्यों? क्योंकि वो जो शू मेकर है वो ऑथर के फादर के लिए बूट्स बनाता था। और वो कहाँ रहता था? ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर, अपने एल्डर ब्रदर के साथ एक स्मॉल स्ट्रीट के एक जो स्मॉल स्ट्रीट है, फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन है, उसके पास में ही वो रहता था। जो शॉप थी वो सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन, मतलब बहुत ही अच्छे, मतलब उसमें थी, बहुत ही अच्छी शॉप थी, काफ़ी शांत थी और काफ़ी अच्छे से उसका अंदर का जो डेकोरेशन था वो किया गया था। और वहाँ पर कोई अदर साइन बोर्ड नहीं था, सिर्फ एक साइन बोर्ड था, गैसलर ब्रदर्स, एंड इन द विंडो ऑफ अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और विंडो पे फ्यू पेयर ऑफ बूट्स रखे होंगे। जैसे आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं जो बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, शोरूम्स होते हैं, इवन छोटे शोरूम्स भी होते हैं, तो उनके साइन बोर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं ना। जैसे सपोज़ आप किसी शोरूम में जाएं शूज़ के, तो बहुत सारा लिखा होगा कि बहुत अच्छे शूज़ हैं, एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में, उसको जो कहना चाहिए फॉर एडवर्टीज़मेंट, बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें लिखी होती हैं। लेकिन वहाँ पर सिर्फ गैसलर ब्रदर्स लिखा था और बहुत थोड़े से बूट्स रखे थे, मात्र एक या दो बूट्स वहाँ पर रखे हुए थे। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट। वो सिर्फ वही शूज़ बनाते थे जिसका ऑर्डर उन्हें मिलता था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े शॉपकीपर नहीं थे। जैसे अभी तो आप लोग जैसे दुकान में जाते हैं और हम लोग शूज़ खरीद के ले आते हैं, लेकिन बिफोर फ्यू ईयर्स ऐसा नहीं होता था। पहले आपको शूज़ के लिए आप लोग ऑर्डर देना पड़ता था। आप ऑर्डर देते थे, फिर आपके नाप लेके तब आपके शूज़ बनाए जाते थे, और वो शूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते थे। और जो मिस्टर गैसलर शूज़ बनाते थे
वो कभी भी गलत नहीं होते थे, मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि उनकी फिटिंग गलत हो जाए, मतलब उन्होंने जिस व्यक्ति के लिए शूज़ बनाए हैं वो बेस्ट ही बनाते थे हमेशा। To make boots, such boots as he made seem to me then and still seems to me mysterious and wonderful. वो क्या बोलते हैं ऑथर कि उन वो जो जूते बनाते थे, उनके जो बूट्स थे, वो मुझे तब भी, मतलब जब मैं यंग था तब भी और अब भी जब मेरी एज हो गई है, मुझे उनके बनाए हुए बूट्स जो हैं बहुत ही मिस्टीरियस, रहस्यमयी और बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छे लगते हैं। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art. What happened? अब ऑथर को याद आया कि जब ऑथर जो था वो जब यंग था, क्योंकि देखिए जब छोटे होते हैं, मतलब यंग होते हैं आप, तो आपको बोलने का इतना सेंस नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं ना, हमें धीरे धीरे समझ आती है। जैसे भी आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो जिस तरीके की बातें करता होगा आप वैसी बातें नहीं करते होंगे, तो आपको समझ में आ रहा है कि हमें किस तरीके की बातें बोलनी है। तो वैसे ही मिस्टर जो ऑथर है वो कह रहा है, जब मैं अपने यंग एज पे था तो एक दिन मैंने ऐसा ऑफुल, मतलब एक तो ऐसा थोड़ा सा शर्मनाक, मतलब मैंने उनसे सवाल कर लिया था जिसकी वजह से मुझे आज भी थोड़ा सा शर्म महसूस होती। क्या पूछा था उन्होंने उनसे कि मैंने उनसे पूछ लिया कि स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल बूट फूट, उनको मतलब अपना पैर जब वो दिखा रहे थे नाप देने के लिए, उस टाइम ऑथर ने उनसे पूछा, इज़न्ट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर, मतलब क्या ये आपको थोड़ा सा वैसा नहीं लगता, एक तो कठिन शूज़ बनाना बहुत कठिन काम लगता होगा और प्लस थोड़ा सा आपको इसमें शर्म नहीं लगती, मतलब दूसरों के पैर आप मतलब जूते बना रहे हैं उसके लिए। तो उसने, जो मिस्टर गेस्लर थे, उन्होंने कैसे एक अपने जो उनकी जो बियर्ड, मतलब रेड बियर्ड थी, रेड बियर्ड के अंदर से उन्होंने एक स्माइल दी और उन्होंने क्या बोला, इट इज़ एन आर्ट, ये एक आर्ट है। देखिए क्योंकि मिस्टर गेस्लर क्या है, जर्मन व्यक्ति हैं, तो आपके चैप्टर में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, है तो ये इंग्लिश वर्ड लेकिन इसमें जर्मन एक्सेंट है, ठीक है, जर्मन टच है। जैसे अपने यहाँ आप लोग देखते होंगे, जैसे कोई अगर पंजाबी है, पंजाब से कोई बिलोंग करता है, तो जब वो लोग इंग्लिश भी बोलते हैं तो उनके अंदर पंजाबी टच आ जाता है ना। जैसे कोई मद्रासी होता है तो वो इंग्लिश भी बोलता है तो उसके अंदर मद्रासी टच आ जाता है ना। तो उसी तरीके से कोई जर्मन व्यक्ति जब इंग्लिश बोलता है तो उसमें थोड़ा सा जर्मन टच आ जाता है। इट इज़ एन आर्ट। It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boots stitched into them. What the author is telling कि ये बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं होता था कि आपने उनसे एक बार बूट बनवाए और आप जल्दी से फिर से उनके पास बूट खरीदने के लिए चले गए, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए बूट्स जो थे वो टेरिबली, मतलब बहुत ही ऑथर इज सेइंग कि खतरनाक रूप से बहुत दिनों तक चलते थे। मतलब कहीं ना कहीं वो उनकी तारीफ़ कर रहा है, लेकिन तारीफ़ भी में भी ये कह रहा है कि मतलब कोई बूट उनका फटता ही नहीं था जल्दी से कि उनके पास कोई जा पाए। बियॉन्ड द टेम्प्रेरी, मतलब टेम्प्रेरी, उनकी कोई भी चीज़ टेम्प्रेरी नहीं होती थी, बहुत अच्छा बनाते थे। उसके अलावा वो उसमें एसेंस मिलाते थे, किसका, सदस्य, एसेंस ऑफ बूट। अब देखिए एसेंस क्या होता है, एसेंस होता है किसी भी चीज़ का सार। जैसे कि मार्केट में वनीला एसेंस मिलता है, स्ट्रॉबेरी एसेंस मिलता है, क्या होता है वो आपको स्ट्रॉबेरी नहीं मिलेगी, स्ट्रॉबेरी का मतलब उसका जो जूस वगैरह निकाल के एक दो ड्रॉप्स आपको मिलते हैं। तो जब आप वो किसी कुकिंग में डालते हैं, आप आपने सपोज़ केक में डाला, आइसक्रीम में डाला, तो उसमें फ्लेवर आ जाता है ना। तो उसी तरीके से वो क्या कह रहे हैं कि बूट का वो एसेंस डालते थे। देखिए बूट का कोई एसेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऑथर उनकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, ये कहना चाह रहा है कि उस व्यक्ति के पास बूट का भी एसेंस था। मतलब उनका काम इतना परफेक्ट था कि वो अपने काम में पूरी जान डाल देते थे और जैसे ही वो बूट बनाते थे तो उनके बूट सालों तक फटते नहीं थे, वहाँ पर आपको दोबारा जाने का मौका ही नहीं मिलता था। One went in not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. Author is saying again, one went in. हम जैसे उनकी दुकान में घुसे तो बाकी शॉप्स की तरह नहीं कि बहुत भीड़ भाड़ है और बहुत सारा सामान है और बहुत सारे वहाँ पे जो हेल्पर्स घूम रहे हैं, वैसा नहीं होता था। बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम किसी, मतलब इतना शांति होती थी कि ऐसा महसूस होता था कि हम किसी चर्च में एंटर कर दिए हों।
चर्च में हम घुस गए हों। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और वहाँ पर सिंगल वुडन चेयर पे हम बैठे हुए वेट करते थे। A guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned black, blinking as if awakened from some dream of boot. ऑथर कह रहा है कि जैसे आप दुकान में घुसे, आपने वहाँ पे एक सिंगल वुडन चेयर पड़ी, आपने वहाँ बैठ के आप वेट करने लगे, तभी जो है उनकी आवाज़ आती थी। कैसी? गटरल आवाज़। गटरल मतलब क्या होता है? हार्श एंड ग्रेटिंग, मतलब थोड़ी सी मोटी आवाज़ जो होती है ना, थोड़ी सी हार्श आवाज़, इस तरीके की आवाज़ आती थी। और उनके स्लीपर्स के चलने की टिप टैप की आवाज़ आती थी। कहाँ से? बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, वहाँ पे पतली सी उनकी नैरो जो थी वुडन स्टेयर्स, लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई थी ऊपर को जाने के लिए, वहाँ से वो उतर के आते थे और वो आके आपके सामने खड़े हो जाते थे। किस तरीके से? विदाउट कोट, कोट नहीं पहनते थे क्योंकि वो अपना काम कर रहे होते थे। लिटिल बेंट, हल्के से झुके हुए होते थे। लेदर एप्रॉन, एप्रॉन आप लोग समझते होंगे, जो हम खाना बनाते टाइम जो एक एप्रॉन पहनते हैं ना, जिसमें आगे मतलब आपकी बॉडी कवर हो जाती है जिससे कि आपके कपड़े गंदे ना हो, तो वैसा ही लेदर एप्रॉन वो पहनते थे शूज़ बनाते टाइम। और स्लीव्स जो होती थी वो मुड़ी हुई होती थी, और आइज़ जैसे बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक करते हैं ना, छोटी छोटी आइज़, उस टाइप से वो ब्लिंकिंग करते हुए वहाँ पे आते थे। और ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी बूट के सपनों की दुनिया से उठ के आए हैं। मतलब ऑथर के कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति अपने काम के प्रति इतना डेडिकेटेड था कि ऑलवेज़ वो जो है हमेशा वो बूट्स के बारे में ही सोचते थे और बूट्स की दुनिया में ही रहते थे। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर? और फिर ऑथर उनसे कहते थे, आप कैसे हैं? कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स? मैंने उनसे पूछा आप कैसे हैं, और फिर ऑथर ने क्या पूछा, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं? विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. ऑथर सेइंग कि वो बिना एक शब्द बोले मुझे वहीं पे छोड़कर चले जाते हैं, और कहाँ चले जाते हैं? दुकान के दूसरे पोर्शन में, और मैं वहाँ पे फिर से बैठा हुआ इंतज़ार करता हूँ वुडन चेयर पे। और क्या करता हूँ? देखिए, इंसेंस क्या होता है? खुशबू होती है ना। इंसेंस स्टिक्स आप लगाते हैं भगवान जी के सामने, हम लोग अगरबत्ती और धूप बत्ती लगाते हैं, तो इंसेंस इज़ द खुशबू, है ना। तो ऑथर सेइंग कि जो खुशबू है उनके ट्रेड की, उनके बिजनेस की, जैसे देखिए आप जब मतलब जिस पर्टिकुलर चीज़ की दुकान पे हम जाते हैं हमें वैसी स्मेल आती है। जैसे हम नए कपड़ों की शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे नए कपड़ों की भीनी भीनी सी खुशबू आती है। आप फ्लावर्स की शॉप में जाइए तो वहाँ फ्लावर्स की खुशबू आएगी। आप बूट्स की शॉप में जाते हैं तो वहाँ अलग खुशबू आती है। तो ऑथर कह रहा है कि उनका जो बिज़नेस है, ट्रेड मतलब बिज़नेस, उनके बिज़नेस की एक भीनी भीनी सी खुशबू जो है मैं वहाँ पे बैठ के महसूस करता हूँ। Soon he would come back, holding in his hand a piece of gold brown leather. With his eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece!" क्या होता है थोड़ी देर बाद? ऑथर कह रहा है मिस्टर गैसलर आते हैं अपने हाथ में एक गोल्डन लेदर का टुकड़ा लिए हुए, और उनकी आंखें जो होती हैं उसी गोल्डन टुकड़े पे लगी होती हैं, और क्या बोलते हैं? फिर से देखिए, जर्मन एसेंस में वो कह रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल और पीस को बीज, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन, व्हेन डू यू वांट देम? व्हाट ही सेड, कि जब मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ उस लेदर के पीस की, तब फिर वो दोबारा से पूछते हैं कि ये शूज़ आपको कब तक चाहिए, कब तक मैं आपके लिए बना दूँ? And I would answer, "Oh, as soon as you conveniently can." And he would say, "Tomorrow for the night." Or if he were his elder brother, I will ask my brother. Okay? Now, वॉट ही सेट, फिर जो मिस्टर गेसलर है वो ऑथर से पूछते हैं आपको शूज़ कब तक चाहिए? तो ऑथर क्या कहता है कि आप जब तक आप आराम से बना सकें, मतलब कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से आप बना दीजिए, तब तक मेरे पास टाइम है।
तो वो क्या कहते हैं कि ठीक है, तो सोचिए ज़रा कि कितना डेडिकेशन है उनके अपने काम के प्रति, कि जब उनसे कोई कह रहा है कि आप आराम से बना दो कन्वीनियंटली, तो वो कह देता है कि मैं कल ही दे दूँगा रात तक, है ना। समझिए ज़रा मतलब कितना अपने काम के प्रति उनका जुनून है कि वो मतलब अपना काम पहले से पहले करना चाहते हैं, भले ही वो इंसान उनसे नहीं मांग रहा, फिर भी वो उनको देना चाह रहे हैं। और फिर क्या वो रिप्लाई करते हैं, और अगर उनका बड़ा भाई होता है, क्योंकि मिस्टर गैसल अपने बड़े भाई के साथ रहते हैं, अगर वो होते हैं तो वो रिप्लाई करते हैं टुमारो फोर्थ नाइट, मतलब कल रात तक मैं दे दूंगा। और अगर उनका बड़ा भाई होता तो वो क्या कह देता है कि मैं अपने भाई से पूछ के बताऊंगा, आई विल आस्क माई ब्रदर। देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग। फिर ऑथर जो है धीरे से बोलता है, मरमर मतलब धीरे से बोलना, थैंक यू बोलता है उनको, और फिर बोलता है उनको विश करता है गुड मॉर्निंग, और मिस्टर गेस्लर रिप्लाई करते हैं अगेन उनको गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, still looking at the leather in his hand, and as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots। और जब वो वापस जाते हुए होते हैं, स्टिल वो अपने लेदर के टुकड़े की तरफ देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में प्लानिंग चल रही होती है कि मुझे इसको किस टाइप से शूज़ बनाना है। और जैसे वो दरवाजे से बाहर आते हैं तो वो सुनते हैं ट्रिप टैप की आवाज़, वो जो अपने वुडन स्टेयर्स पे चढ़ के अपने जो उनका बूट बनाने वाली प्लेस है वहाँ तक जाते हैं, और फिर अपने जूतों की दुनिया में, बूट्स की दुनिया में, सपनों के बूट्स की दुनिया में वो खो जाते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है तो उसका डेडिकेशन ऐसा ही होता है, आपको कुछ नहीं दिखता। जैसे आपने महाभारत की स्टोरी पढ़ी होगी, वो चिड़िया की आँख वाली, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आँख दिखती थी। तो इसी तरीके से अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है, आपके जीवन का कोई भी एम है, तो आपको सिर्फ वही दिखना चाहिए। जैसे बहुत से बच्चे छोटे होते हैं तो वो बोलते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, उतना डेडिकेशन वो नहीं दिखाते हैं, वो उतना पढ़ाई के प्रति उतना डेडिकेशन नहीं दिखा पाते हैं, और बड़े होते होते कहीं ना कहीं उनके ड्रीम्स जो हैं वो खो जाते हैं, और फिर उनको बहुत नॉर्मल सी जॉब करनी पड़ जाती है जो कि वो नहीं चाहते थे, या फिर बिजनेस करना पड़ता है। तो वॉट आई मीन टू से कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू, देखिए वो शू मेकर थे और अपने काम को पूरे पूरे डेडिकेशन के साथ करते थे। तो वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, आप डांसर बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप कंपोज़र बनना चाहते हैं, आप कुछ भी अगर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी से आप मेहनत करनी स्टार्ट करिए। अभी से आप 7th क्लास में हैं, पुट योर ऑल एफर्ट्स इन योर ड्रीम्स, जो भी आप बनना चाहते हैं। अभी आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं सीख पा रहे हैं, but after that you can do that, you can achieve that, instead of wasting your time on the YouTube, on the watching that silly games, वो बेकार के आप जो गेम्स खेलते हैं, क्या क्या पबजी एंड फायर फाइटर, वो नॉनसेंस गेम्स को छोड़ के फोकस इन योर ड्रीम्स। क्या आप बनना चाहते हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं। वी गेट दिस लाइफ टू डू समथिंग, हमें लाइफ के लिए कुछ करने के लिए, वेस्ट करने के लिए नहीं। मोबाइल हमारी पढ़ाई के लिए, इसलिए नहीं है कि हम मोबाइल लेके और फालतू की चीज़ें में देख रहे हैं, गेम्स देख रहे हैं, यूज़फुलेस चीज़ें देख रहे हैं। डू समथिंग प्रोडक्टिव ऑलवेज, कुछ काम की चीज़ करिए, कुछ अच्छा करिए जिससे कि आपके पेरेंट्स को भी खुशी होगी, है ना। और आप कुछ भी करेंगे तो मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, मुझे सिर्फ हैप्पीनेस मिलेगी। वट एवर यू विल डू यू विल अचीव समथिंग। आप कुछ भी करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। जैसे अगर आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप अपना गाना, अपना डांस का पैशन, अपना एक्टिंग का पैशन, जो भी आप करेंगे तो यू विल अचीव समथिंग इन योर फ्यूचर। तो आज से अभी से कोशिश करिए कि आपको जो करना है वो आप अभी से अचीव करेंगे। ये मत सोचिए मैं 12th का कर लूँगा फिर मैं BA MA करके बाद में मैं कोशिश करूँगा। वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट राइट नाउ। ओके, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू टुमारो। आज के लिए इतना ही है। ओके, सो डू वॉच द वीडियो केयरफुली एंड write down the word meanings in your notebook. ठीक है? Okay, good morning everyone and have a nice day.